नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर गाइडेंस वीडियो सीरीज का ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले भी मैंने पेपर एनालिसिस करके जो गाइडेंस होता है उसका पहला हिस्ट्री का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हिस्ट्री के प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और किन किन टॉपिक पर आपको अंत में फोकस करना चाहिए। आज हम लोग पॉलिटी के पेपर का एनालिसिस करेंगे 69th का और समझेंगे पैटर्न को, क्योंकि पॉलिटी के जो सवाल होते हैं ना गुरु, ये आपके लिए हमेशा बोनस की तरह में होता है कि कम मेहनत और ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं आप। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से आप मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। साइंस और इकोनॉमिक्स में श्योरिटी थोड़ी सी कम होती है। आप उसके भी सवाल हल करेंगे, उसका भी सोर्स मैं बताऊंगा, उसका भी इसी तरह से वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसमें श्योरिटी थोड़ी सी कम होती। कितना भी आप पढ़ लें लेकिन थोड़ा सा आप अनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि कई बार उसमें उटपटांग सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसा पिछली बार पेपर में हुआ, साइंस का तो पेपर पिछली बार फिर भी ठीक था, लेकिन इकोनॉमिक्स में कई सारे ऐसे सवाल पूछ लिए गए जो अब तक के हिसाब से नहीं पूछा गया था। तो इसलिए पीटी का पेपर जो होता है, इसको एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं आज आपको पॉलिटी के सारे प्रश्न दिखाऊंगा, कितने सवाल कब पूछे गए हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, क्या एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहे थे, क्या सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्या कितने सवाल इसमें सही करने चाहिए थे। इन सभी सवालों का हम लोग जवाब ढूंढेंगे। और उसके साथ में अगर आपको पीटी टेस्ट ज्वाइन करना हो तो 70 बीपीएससी पीटी को लेकर हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। बहुत कम प्राइस है, 550 प्राइस होगा, और अगर पेड ग्रुप में आप ऐड हैं तो 450 ही आपको पे करना पड़ेगा। 25 टेस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए ज़रा, एक पैटर्न को दिखाता हूँ मैं कि सवाल कितने पूछे गए हैं। अगर पॉलिटी के सवाल ज़्यादा हो जाते हैं पेपर में तो ये तय मान लिया जाता है कि पॉलिटी के सवाल ज़्यादा हैं, यानी कि पेपर आसान है, कट ऑफ हाई जाएगा। और अगर पॉलिटी के सवाल कम हो जाते हैं तो ये तय मान लिया जाता है कि पेपर कठिन था, इस बार कट ऑफ जो है वो लो जाएगा। 69th बीपीएससी में मात्र 13 सवाल पूछे गए थे पॉलिटी से। 68 बीपीएससी में 10 सवाल मात्र पूछे गए थे पॉलिटी से। इन दोनों में आपको कट ऑफ कम दिखा होगा। 67th बीपीएससी में 14 सवाल पूछे गए थे पॉलिटी से, और 67th बीपीएससी में पहले वाला पैटर्न था, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा हम हटा भी सकते हैं। 67th वाले को 68 और 69 में से नेगेटिव मार्किंग था, उसे पॉलिटी के सवालों की संख्या कम कर दी गई थी। 69 में एक चीज़ और रहा कि बिहार पॉलिटी से उन्होंने सवाल नहीं पूछा। बिहार पॉलिटी से, बिहार स्पेशल जो पॉलिटी सवाल पूछे जाते थे वो उन्होंने पूछा ही नहीं 69 बीपीएससी में। 68 बीपीएससी में बिहार स्पेशल पॉलिटी से 2 सवाल आए थे। 67th में तो काफ़ी सारे सवाल थे जो बिहार स्पेशल पॉलिटी से पूछे गए थे। तो पहली बात तो ये पैटर्न तय हो गया कि लगभग में 12 से 13 सवाल ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो पॉलिटी से पूछे जाते, गवर्नेंस से पूछा जाता है। कई सारे कंफ्यूज हो जाते, मैं भी कई बार बोलने में बोल देता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस नहीं, गवर्नेंस होता है। गवर्नेंस होता है, राज व्यवस्था से सवाल पूछा जाता है। राज व्यवस्था जो होता है ये एप्लीकेशन होता है, उपयोग होता है किसका, तो पॉलिटिकल साइंस का। तो गवर्नेंस से सवाल जो है वो करीब में 10 से 12 के आसपास एवरेज रहते हैं। और मुझसे पूछिए तो पॉलिटी में आपको अगर 12 सवाल पूछे गए हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो 11 सवाल आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सवालों की जो प्रकृति रहती है वो आसान से मॉडरेट लेवल का रहता है, आसान से मॉडरेट लेवल का रहता है। लेकिन ऐसा 69 में जो भ्रम था वो तब टूटा जब इसमें 3 सवाल, 13 में से 3 सवाल जो हैं, 3 सवाल वो थोड़े से कठिन स्तर के सवाल पूछे गए। दरअसल वो यूपीएससी पीवाईक्यू को इन लोगों ने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। किसको, तो यूपीएससी पीवाईक्यू को कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो इन्हीं लोगों के द्वारा, ताकि उसके बाद क्या हुआ कि भाई यूपीएससी पीवाईक्यू जैसे ही आया तो सवाल का जो प्रकृति था वो थोड़ा सा कठिन हो गया। मैं दिखाऊंगा सारा का सारा सवाल आपको। ओके, देखिए कौन कौन से सवाल हैं। तो ये तो आपका एक पेज में था, तो पूरा पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसलिए सवाल आ गया है। निम्न से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो ये आपको पता होगा, घोड़े का वहाँ पर प्रचलन नहीं था।
घोड़े का प्रचलन नहीं था। हालांकि घोड़े की हड्डियाँ सूतकांगे डोर से मिली है, लेकिन प्रचलित जानवरों में से नहीं है। अब आप इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप जहाँ पर रह रहे हैं और हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, वो सभ्यता मिट्टी के नीचे दब जाती है, ठीक है, और वहाँ पर गाय के बहुत ज़्यादा मिलेंगे अस्थियाँ, भैंस के बहुत ज़्यादा मिलेंगे, शेर का हो सकता है एक मिल जाए, जू में हो शेर, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये गाय प्रधान सभ्यता थी, भैंस प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पर शेर जैसे जानवरों का बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो हम क्या बता सकते हैं कि भाई इसी प्रकार से बताया कि घोड़ा का सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन नहीं था। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये सवाल तो वैसे ही आ गया है। एक यूनेस्को ने किसको धरोहर स्थल नहीं माना? तो इंडिया गेट को शामिल नहीं किया, बाकी सब शामिल हैं। यहाँ से पॉलिटी के सवाल आपके शुरू होते हैं। और पहला जो पॉलिटी का सवाल 58 नंबर, बहुत ही आसान सा सवाल था, बिल्कुल ही बहुत ही आसान वन लाइनर सवाल था। ये गलत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी का घटना चक्र भी लगाया होगा, प्रीवियस ईयर भी लगाया होगा, कुछ भी लगाया होगा ना आपने, तो ये सवाल तो रहता ही है और इसको पढ़ के जाना भी है। मैं आपको अंत में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, तो कृपया करके अंत तक देखिएगा वीडियो। अंत में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जहां से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक को भी अगर आप तैयार करके जाते हैं तो भी आपके सवाल सही हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड, और बहुत ही आसान सवाल, आसान से भी आसान सवाल था ये, आसान से भी आसान था। ऐसा नहीं था कि मैं बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हैं इसलिए आसान लग रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में भी ये आसान ही लगेगा। अगला सवाल देखिए, और मुझे ज़रा बताइएगा कि यूपीएससी में ये सवाल पूछा है कि नहीं पूछा है। ये जो सवाल है ना, ये यूपीएससी में पूछा है, और कल ही या परसों ही किसी स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था, जिसमें वो बच्चा पूछ रहा था कि मुझे 12th की जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी चाहिए क्या? 12th की एनसीईआरटी स्वतंत्र भारत की राजनीति, पॉलिटी की एनसीईआरटी स्वतंत्र भारत की राजनीति। 12th में 2 एनसीईआरटी है गुरु, एक है स्वतंत्र भारत की राजनीति और एक है विश्व राजनीति। तो जिसमें आईआर की चीज़ें हैं विश्व में, जिसमें नाम वगैरह पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है ना, उससे पहला चैप्टर में ही अलग अलग पार्टियों के नाम लिखे हुए हैं। जब आपसे पूछा जाए कि नेहरू जी के ज़माने में जब पहली सरकार बनी 1951 ईस्वी में, तब विपक्ष की पार्टी कौन सी थी, अपोजिशन की पार्टी कौन सी थी उस समय में, उसमें कौन सी पार्टी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो हम लोग पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? 1925 ईस्वी। मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जन्मदाता माने जाते हैं। पहली बार उन्होंने ही चर्चा किया था कि भाई संविधान जैसा कुछ होना चाहिए हमारे देश में। तो कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से कांग्रेस के पैरेलल रही है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन 2 पार्टी आपको दिखेगी प्रमुख रूप से, जो पार्टी के रूप में चल रही थी, एक तो कांग्रेस और एक कम्युनिस्ट दिखेंगे आपको, है ना। बाकी समाजवादी जो थे वो कांग्रेस के ही हिस्से थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये 1925 में स्थापित हुआ था। अगर आप इसको भी जोड़ लेते, इतिहास से भी जोड़ लेते, ठीक है, आपको मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये सब नहीं पता है, मान लीजिए, एक बार को मान लिया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद आप पढ़ते हैं ना, मानवेंद्र नाथ रॉय, है ना। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, बी का 3 हमने जोड़ा है, 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 और हमारा उत्तर निकल कर आ जा रहा है। ये यूपीएससी पीवाईक्यू है, यूपीएससी में ही पूछा गया। स्वतंत्र भारत की राजनीति 12th एनसीईआरटी में आपको ये सारा का सारा सवाल मिल जाएगा। स्वतंत्र पार्टी, चलिए एक स्वतंत्र पार्टी इस बार पूछा गया है यूपीएससी में, स्वतंत्र पार्टी के बारे में। स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचारी, सी राजा जी, जिनको राजा जी कहा जाता है, राजगोपालाचारी, उन्होंने स्थापित किया था। इसमें तो एनसीईआरटी में यहाँ तक दे रखा है कि स्वतंत्र पार्टी जो था, ये जैसे भारत में कई सारे लोग यूएसएसआर को उस समय समर्थन दे रहे थे, लेकिन स्वतंत्र पार्टी जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो भारतीय जनता पार्टी के जनक हैं, जनसंघ हो गया, स्वतंत्र पार्टी हो गया, और डॉक्टर अंबेडकर हो गए। ये सब जो थे ये अमेरिकी गुट में भारत के शामिल होने का समर्थन कर रहे थे, जबकि जो कांग्रेस थी और कम्युनिस्ट वगैरह थे ये यूएसएसआर का समर्थन कर रहे थे। तो इतना हद तक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तब मान लीजिए अगली बार यही सवाल पूछ लिया कि भाई राजा जी जो थे, जो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, राजा जी सी राजगोपालाचारी, तो ये सब जो हैं तो इनके बारे में भी ज़रा पढ़ लीजिएगा। आपसे अब ये भी पूछा जा सकता है कि नेहरू जी के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस नेता ने लाया था? नेहरू जी के परम सहयोगी रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन जब देखा उन्होंने कि नेहरू जी सही नहीं कर रहे हैं, सरकार सही से नहीं चला रहे हैं, तो उन्होंने नेहरू जी के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, भारत की संसद में। तो इस तरह के फैक्ट आपको कहाँ पर मिलते हैं बंधुओं? तो 12th की राजनीति की बुक है, क्या नाम है उसका? स्वतंत्र भारत की राजनीति। ओके, अगला सवाल देखिए, विशुद्ध रूप से फैक्चुअल सवाल
कभी भी इस तरह के सवालों में तुक्का नहीं मारते हैं, बिल्कुल भी मत मारिएगा। ऑप्शंस भी काफ़ी नज़दीकी डाले गए हैं, इसलिए आप फंस जाएंगे इस तरह के सवाल में। कोशिश किया कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो स्किप कर दें इस तरह के सवाल को, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आर्टिकल 120 रहता, आर्टिकल 151 रहता, आर्टिकल 143 रहता, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि 151 तो संसद के बाहर हो गया, 143 भी संसद के बाहर हो गया, संसद तो 123 आर्टिकल तक ही है, 122 आर्टिकल 123 तक ही है, 124 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुरू हो जाता है। लेकिन इन्होंने काफ़ी कठिन सवाल बनाए हैं इसमें। इन्होंने क्या डाल दिया है, इन्होंने डाल दिया है तीनों मिलता जुलता ही ऑप्शन। 110 को ठीक है हटा देंगे हम लोग, मनी बिल से संबंधित है, लेकिन 120 और 122 में फंस सकते हैं आप लोग, इसलिए इस तरह के सवाल को स्किप किया कीजिए। वैसे इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है 120। और पिछली साल चर्चा में था जब कई सारे संसद सदस्य संसद में किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, अपने मातृभाषा में भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि अष्टम सूची में जो भाषा है उसी में बोलें, उसके अलावा भी जो इतर भाषाएँ हैं उसमें भी बोल सकते हैं। ओके, तो करंट अफेयर से आपका सवाल बनाया गया था, करंट से बनाया गया था, करंट से बनाया गया था, इसलिए इसको कर सकते हैं आप। घटना चक्र में प्रैक्टिस में ये सवाल दिया हुआ था, ये घटिया सा सवाल। घटना चक्र का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ की चर्चा की गई है, क्योंकि यूपीएससी में और पीसीएस में भी कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि सदन में कोई भी सदस्य किस किस भाषाओं में भाषण दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कठिन सवाल है लेकिन यूपीएससी पीवाईक्यू है। ये क्या है सवाल, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सवाल पूछा है। पिछले साल मैंने ये पढ़ाया था न्यूज़पेपर डिस्कशन में, और ये करंट अफेयर से सवाल बनाया गया है। पॉलिटी की एक खासियत ये होती है कि उसमें जब भी सवाल बनाए जाते हैं तो मैक्सिमम सवाल करंट को ही कवर करते हैं, इसलिए करंट को जरूर पढ़ के जाइएगा, पॉलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस सवाल को आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, बहुत आसानी से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ज़रा पढ़िए कि कॉलेजियम प्रणाली क्या लिखा हो। कॉलेजियम प्रणाली का मतलब क्या होता है बंधुओं, कि कॉलेजियम प्रणाली, पिछले साल जजों की नियुक्ति काफ़ी चर्चा में रहा था, आपने पढ़ा था। कॉलेजियम प्रणाली तब यूज किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं। उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। हमें नहीं पता सही है कि गलत है, चलिए देखिए आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है और आपको सही कथन चुनना है। अगला देखिए क्या है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। संसद ने कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ विधि द्वारा नहीं किया है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने संसद में कोई कानून लाकर कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत नहीं की है। इसीलिए तो विवाद है, इसीलिए तो NJAC लाया था भारत सरकार ने कि कोई कानून तो हो जजों की बहाली को लेकर, जजों की नियुक्ति को लेकर। बहाली शब्द मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, नियुक्ति को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर कोई कानून है ही नहीं। तो कॉलेजियम प्रणाली अगर होता तो NJAC क्यों लाती गवर्नमेंट। इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा एग्जामिनेशन में बंधुओं। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार के सोचना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप इस प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे। और आएंगे ही इस प्रकार के सवाल, एलिमिनेट करने के लिए कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती है। NJAC को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इससे पहले अगर कोई कानून होता तो आपको पता तो होता, इतना तो पता होता, कॉलेजियम प्रणाली की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर कोई कानून होता तो यानी कि दूसरा तो गारंटेड गलत है, दूसरा तो गारंटेड मैं काटूंगा ही काटूंगा, है ना। अगला देखिए क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, यानी कि तीसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा तो बिल्कुल सही, यानी कि A और D में से हो सकता है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती तो PIL वगैरह के लिए जाने जाते हैं, तो कॉलेजियम प्रणाली से ये रिलेटेड नहीं है, यानी कि चौथा यहाँ पर गलत हो जाएगा और 1 और 3 इसकी आंसर हो जाएगा। और वैसे भी PN भगवती जो है ये 1993 के दशक में भारत के न्यायपालिका में शामिल नहीं थे, बल्कि 1980-90 के दशक में ही थे, 80 to 90 के बीच में ही ये काम कर रहे थे। तो 1993 में तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत सही लिखा हुआ है बंधुओं, लेकिन PN भगवती यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर A हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर निकाल सकते थे। अगला सवाल देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया है उसमें क्या क्या ऐड किया गया, इसके बारे में आपको विचार करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका प्रकृति को समझकर एलिमिनेट करते हैं। हमेशा जिसमें 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट हो, सबसे अच्छा होता है एलिमिनेट कीजिए। एग्ज़ाम में आपके पास समय नहीं होगा कि चारों को पढ़कर आप बार बार पढ़ कर निकाल रहे हैं उत्तर। एलिमिनेट कीजिए, सही निकालिए, गलत निकालिए। आपसे पूछा कौन सा है,
तो क्वेश्चन पढ़ा मैंने, क्या विचार कीजिए, उसके बाद से यहाँ पर आ गया मैं कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है, तो मैं सही भी निकाल लूँगा तो भी हो जाएगा। इस प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। ये तो भाई गारंटेड सही है, इतना तो हमें पता ही, यानी कि पहला गारंटेड सही है। तो यानी कि गलत पूछा है तो पहला तो मैं वैसे ही हटा दूंगा। अब मुझे 2 में से एक उत्तर निकालना है। अगला है, इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 8 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां जोड़ा गया 86वां संशोधन के द्वारा। तो दूसरा तो गारंटेड गलत है, पहला गारंटेड सही था तो ये 2 ऑप्शन निकल गया, और दूसरा तो आंसर होना ही चाहिए, तो तीसरा भी कट गया, अपना उत्तर निकल कर आ गया डी। तीसरा चौथा हमें पढ़ना भी नहीं और हमें आता भी नहीं है मान लीजिए, तो भी इसका उत्तर निकल कर 2 स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पढ़ा है और इसका उत्तर निकल कर आ गया है। जो 2 स्टेटमेंट 42वें संविधान संशोधन के बारे में हमारा पॉलिटी पढ़कर जा रहे हैं, घटना चक्र से भी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, विद्या कसम खाइएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए था। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये दो आपको पता होना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, यानी कि 39 से 43 से और अनुच्छेद 47 ये सही है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पर वो गलत दिया हुआ है, और पहला, दूसरा, चौथा जो है पहला और चौथा जो है वो सही दिया हुआ है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो इस सवाल को इस प्रकार से आप हल कर सकते थे। अगला सवाल है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। कठिन सवाल, बिल्कुल कठिन सवाल, इसमें आप फंस सकते थे, क्योंकि अगर आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा तो इसमें आप फंस सकते। ठीक है, फिर भी एक बार कोशिश कीजिए। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, यानी कि शर्म का मतलब यहाँ पर गलत शब्द लिखा है, इसको लिख सकते थे कि हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं, जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव, बिल्कुल सही है। जनजातीय लोग आपके ठीक बीचों बीच नहीं रहते हैं, एक अलगाव होता है, उन तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो उपयुक्त सभी के सभी सही हैं, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया था। बहुत ही आसान सवाल, यूएसए से लिया गया था, इसका उत्तर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 17, कई बार पूछा है, पीवाईक्यू है ये, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो पीवाईक्यू में ये सवाल जरूर मिलता है। अस्पृश्यता हमारे आर्टिकल 17 का भाग है, अस्पृश्यता खत्म किया गया है। 1953 में एक एक्ट भी लाया गया था, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। अगला सवाल क्या है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न से किसके पास में है। ये राष्ट्रपति के पास में होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। ये भी सवाल पीवाईक्यू से पूछा गया, यूपीएससी नहीं बल्कि पीवाईक्यू से पूछा गया है। और अगर आप पिछली बार संसद न्यायालय की नियुक्ति से, न्यायालय चर्चा में था पिछली बार, अगर आप उसको पढ़ते तो ये सवाल आसानी से आप हल कर सकते थे। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये कई सारे बच्चों ने बी मारा होगा, जिन ने बी मारा होगा कान पकड़कर खुद को सॉरी बोलिएगा कि मैंने पूरा ऑप्शन तक नहीं पढ़ा इसीलिए मैंने बी मारा। अनुसूचित आपने देखा, आपने सोचा भी नहीं कि आगे जाति लिखा हुआ है और आप बी मार के आ जाएंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति से संबंधित है 5वीं अनुसूची। और 6ठी अनुसूची किसके लिए है, तो ATMM से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम विशेष क्षेत्रों के लिए जो जनजाति हो तो उनके लिए प्रावधान है। अगला सवाल है, कई बार आपने पढ़ा होगा, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था। मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। संविधान का जो मूल ढांचा है वो क्या है, तो अपरिभाषित है, अपरिभाषित अनडिफाइंड है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनलिमिटेड पावर मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके द्वारा कभी भी वक्त के आधार पर, समय के आधार पर चीज़ों को डिफाइन करती, कौन सा चीज़ मूल ढांचे का भाग है या नहीं है। कई सारे चीज़ों को मूल ढांचे का भाग बताया है, लेकिन अल्टीमेट जो मूल ढांचा है वो अनडिफाइन है अभी भी। स्वामित्व योजना, ये पॉलिटी का सवाल नहीं है, वैसे आ गया था, इसका 1 और 3 आंसर है। अगला सवाल जो था वित्तीय आपातकाल से पूछा गया था, और यकीन मानिए इसमें ऐसे स्टेटमेंट लिखे हुए जिनको आप धड़ल्ले से एलिमिनेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। हो सकता है कि ऐसा आदेश दे, देश के पास पैसा नहीं है, वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, तो राष्ट्रपति महोदय इस प्रकार का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहला राष्ट्रपति कर सकते हैं, दूसरा राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकते हैं।
जब राज्य के कर्मचारी के वेतन पर राष्ट्रपति रोक लगा रहे हैं या उसमें कटौती करने के लिए कह रहे हैं, तो राज्य में अगर धन विधेयक कोई लाया जाएगा तो राष्ट्रपति के विचारार्थ तो रखा ही जा सकता है। यानी कि दूसरा पर तो हमें डाउट हो रहा है और पूछा है सही उत्तर कौन सा होगा, तो दूसरा तो हम पहले ही काटेंगे, दूसरा पहले ही काटेंगे, दूसरा पहले ही काटेंगे। अपना 1, 3 और 4 उत्तर निकल कर आ गया है। हमें तीसरा चौथा पढ़ना भी नहीं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, अपना उत्तर निकल कर आ गया। और नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम में भी नहीं पढ़ना। अगर आपको उत्तर दिख रहा है तो एग्ज़ाम में भी पढ़ के समय बर्बाद मत कीजिएगा। हो सकता है एक बार पढ़ लीजिएगा लेकिन उसमें कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि आपका उत्तर निकल चुका है। अगर आप एक गारंटेड गलत को छांट रहे हैं, एक गारंटेड सही को छांट ले रहे हैं, तो ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना अतार्किक चीज़ लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ कि राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। तो ये बिल्कुल सही होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यानी कि देश के सभी वित्तीय मामले राष्ट्रपति के समक्ष लाए जाएंगे और वही फैसला लेते हैं इसमें कि क्या करना है क्या नहीं। जजों तक के पैसे कम किए जा सकते हैं, सबके पैसे कटौती किए, फाइनेंशियल कंडीशन उत्पन्न हो गई, देश बिल्कुल ही वित्तीय रूप से खराब स्थिति में चल रहा है, तो राष्ट्रपति को तो इसमें कई सारे शक्तियाँ मिल ही जाएंगी ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 तो गारंटेड यहाँ पर सही नहीं होना चाहिए, 2 गलत होना चाहिए गारंटेड, और 1 को अगर आपने एलिमिनेट किया तो आपका उत्तर निकल कर आ जा रहा है। एग्जामिनेशन में जब भी आपको सवाल दिया जाता है तो यूपीएससी और बीपीएससी के पीवाई, बीपीएससी पिछली बार के पेपर में बहुत रिसर्च करके वो लोग पेपर का ऑप्शन बनाते हैं। पेपर में क्वेश्चन बनाने से भी ज़्यादा ऑप्शन बनाने पर ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चों को अगर आ रहा है तो आसानी से उत्तर निकाल ले जाएं। आप देख रहे हैं ना, एक स्टेटमेंट के आधार पर उत्तर निकला है ना। ऊपर वाला भी मैंने 2 स्टेटमेंट पढ़कर उत्तर निकाल दिया था ना आपके समक्ष में। जो बड़े सवाल होते हैं जिसमें ज़्यादा लंबे लंबे स्टेटमेंट रहते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, उसमें आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा और आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल था, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है लेकिन पॉलिटी का नहीं था, मैंने पेपर में था तो ऐसे ही स्क्रीनशॉट में शामिल हो गया। इसका उत्तर था 1 और 2 यहाँ पर सही है। कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान दे सकता है? तो सरकारी खर्च वृद्धि कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव और औद्योगिक उत्पादन गिरावट के कारण आर्थिक विकास में सुस्ती। तो इन दोनों के कारण मुद्रास्फीति जनित मंदी क्रिएट हो सकता है। इन्फ्लेशन के कारण से मार्केट डाउनफॉल हो सकता है। तो ये आपका पॉलिटी का सवाल था। अब इसके आधार पर कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन यही निकला है कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। सबसे पहली चीज़ तो प्रैक्टिस करने के लिए 3 स्रोत मात्र रखिएगा और उससे बाहर एक भी सवाल आपको नहीं दिखेगा। प्लीज़ अगर आपने यूपीएससी पीवाईक्यू पॉलिटी प्रैक्टिस नहीं किया है तो अपने चैनल पर अपलोड है यूपीएससी पीवाईक्यू पॉलिटी, ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। वहाँ से सवाल पूछेगा, उसके स्टेटमेंट से सवाल बनाएगा, उसके एक्सप्लेनेशन से सवाल बनाएगा। प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। यूपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यू अपने चैनल पर भी अपलोड है। 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको दिख जाएगा। 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं और 1 वीडियो का मात्र है, उसमें 12 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। 20 सवाल मात्र बचा हुआ है। घटना चक्र से आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। पॉलिटी को लेकर, सभी के सब्जेक्ट को लेकर घटना चक्र से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। एक्सप्लेनेशन उसका ज़रूर पढ़िएगा। कई सारे सवाल जो आपको छोटे छोटे दिखे हैं वो वहीं से आए हैं। और टेस्ट सीरीज जो आप लगा रहे हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो बहुत ही कम मैंने बताया है, जैसे डॉक्टर नहीं पर्चा लिख के देता, वैसे मैं पर्चा लिख के दे रहा हूँ आपको कि ये दवाई है और इनको खा लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये आपका प्रैक्टिस के लिए 3 हो गया, इससे आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा कहीं भी मत जाइएगा, लूसेंट फूसेंट के चक्कर में मत फंसिएगा, आप भूलने लग जाएंगे, उतने फैक्ट नहीं याद हो पाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? तो संविधान का निर्माण जो होता है, सबसे बेसिक टॉपिक, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें कई सारे एक्ट आएंगे, कहाँ कहाँ से लिया गया वो सोर्स आएगा। तो संविधान का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका पहला टॉपिक में से। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। सवाल पूछने की गारंटी होती है। मूल अधिकार से तो हर साल ही सवाल आता है और मूल कर्तव्य से 1 सवाल की गारंटी होती है इन दोनों टॉपिक। यूपीएससी का भी पेपर आप उठाकर देख लीजिए। संविधान का निर्माण और संविधान क्या है, मूल ढांचा क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। डीपीएसपी आपका मस्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। संसद हो गया, अगर आप संसद पढ़ेंगे तो आपका विधानसभा जो होता है ये ऑलरेडी उसके साथ में ही कंप्लीट हो जाएगा, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो संसद और विधानसभा में कुछ भी अंतर नहीं है, बस अंतर है एक चीज़ का, वो है विधान परिषद का और आपका आर्टिकल का अंतर है।
तो विधान परिषद के पास में कोई शक्ति नहीं है, तो केवल टाइम पास के लिए बनाया जाता है और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता, बेकार होता है। जबकि राज्यसभा के पास में काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। संसद चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा और इसके एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल की गारंटी होती है। न्यायपालिका हाई कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। बस मूल क्षेत्राधिकार का ही डिफरेंस है, जो उनके बेसिक, जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जो फैसला ले सकती है, उसी का केवल डिफरेंस है। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ वही का वही है। और करंट अफेयर जो मैं आपको डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में पॉलिटी पढ़ाता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं और बाकी प्रैक्टिस के लिए जो बताया है वहाँ से प्रैक्टिस सभी चैप्टरों का करना है, किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है। पंचायती राज और 2 और इसमें लिख लेगा, एक पंचायती राज और एक आप जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान है, PYQ, जनजातियों संबंधी जो PYQ यूपीएससी में पूछे गए हैं या बीपीएससी में, उनको, और जब पंचायती राज बिहार स्पेशल सहित, इसी से आपके मैक्सिमम पॉलिटी के सवाल बनते हैं। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा एक्स्ट्रा। इतना भी अगर आपने पढ़ लिया, अंतिम की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में ठीक जाने से 1 महीना पहले अगर रिवाइज़ करें पॉलिटी, तो किनको किनको रिवाइज़ करें, तो यही सब वो टॉपिक हैं जिनको रिवाइज़ करके जाना है आपको। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो। और ये था पॉलिटी के लिए। अब अगला वीडियो जो होगा ज्योग्राफी या साइंस का होगा। ओके, थैंक यू सो मच।